हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स में अपन डिस्कस कर रहे थे हीट कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, नोन एज हीट कैपेसिटी। टाइप्स देखे थे आपके पास हीट कैपेसिटी के कौन कौन से थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे ना। फिर अपने पास लास्ट में जाते जाते अपन ने एक टर्म आया था अपने पास सीवी और एक टर्म अपने पास क्या आया था सीपी। सीवी एंड सीपी। सीवी क्या होता है बच्चों? सीवी होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट constant volume. And what is CP? CP is heat capacity, heat capacity at constant pressure. एक आपके पास आता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक आता है अपने पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, क्या? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी substance present in any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant volume, then it is known as Cp, at constant pressure then it is known as Cp। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो क्या है देखो, Cv इक्वल्स टू Q अपॉन T2 माइनस T1 V। यहाँ पे नीचे पैरों में V लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर Cv इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी वी। ओके, अब यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन लेके चलते कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर अपन मैं बात करूं, यानी कि मैं बात करता हूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट की अगर बात करूं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। कि सर कैसे कैसे तो आइए देखते हैं कैसे। एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, according to Flood means first law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स आपको पता है क्या था कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। ये आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि डब्ल्यू का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था कि सर अपन ने देखा था पी डेल्टा वी माइनस का पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू अगर देखें तो डेल्टा वी आपके पास क्या है कि सर ये जीरो। कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दैट V1 इक्वल्स टू किसके है, V2। V1 इक्वल्स टू किसके है आपके पास, V2 के, मीन्स डेल्टा वी जीरो। डेल्टा वी जीरो मतलब आपके पास W की वैल्यू क्या हो गई कि सर W की वैल्यू हमारे पास हो गई जीरो। W की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या आया आपके पास, डेल्टा E इक्वल्स टू Q। मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो QV इक्वल्स टू डेल्टा ई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि दैट CV इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। सर एकदम लिख सकते हो। तो मैंने कहा डेल्टा ई का फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, CV डेल्टा टी। सर एकदम कर सकते हो। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स n हो तो ऐसे लिख दूं, डेल्टा ई इक्वल्स टू n CV डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था आपको कि आएगा आगे, अगर आपको पता हो तो। डेल्टा ई इक्वल्स टू एन CV डेल्टा टी, या फिर DE इक्वल्स टू एन CV DT। क्या आ गया आपके पास, एन CV DT। अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए कि डेल्टा ई का फॉर्मूला द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे एक बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को, है ना। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है अपने को पता है, the amount of heat which is required for the increase the temperature of any substance present in any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin known as heat capacity at constant volume। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको CV से। किससे करते हैं, CV से। CV इक्वल्स टू क्या है, Q T2 अपॉन T2 माइनस T1। T2 क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या हो गया इनिशियल टेम्परेचर। तो CV इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन डेल्टा T। CV इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपॉन डेल्टा T। सर यहाँ पे V का मतलब मैंने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम है इसके लिए लगाया ना, यहाँ ये ब्रैकेट ऐसे बन रहा है, Q अपॉन डेल्टा टी V। मैंने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। अब कई मेरे प्यारे बच्चे हैं वो कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से वो अप्लाई करेंगे। डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, Q प्लस W। डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, Q प्लस W। W का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V। W इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, माइनस का P डेल्टा V आ गया। डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कि सर क्यों आएगी जीरो, मैंने कहा यहाँ देखो क्या लिख रखा है, दैट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया, दैट V1 इज इक्वल्स टू V2। V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपके पास डेल्टा V क्या रहेगा, जीरो। डेल्टा V अगर जीरो है तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q के इक्वल होगा। तो CV का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, CV इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा E इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे CV डेल्टा T से। डेल्टा E इक्वल्स टू क्या आ गया, NCV डेल्टा T। ये सर N क्या है, N अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मोर देन 1 हो तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे N, या फिर DE इक्वल्स टू NCV DT। ये अपने पास फॉर्मूला आ जाता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का भी, और उसके साथ साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है कि N नंबर ऑफ मोल्स, CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अब क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से सर, अब आगे समझ में क्या कहना चाहते हो आप, तो फिर अपन आगे चलते हैं। ओके अब चलते हैं, आइए वो देख लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सॉरी रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, CP से। अब डेफिनेशन तो वही देखेंगे ना, एट कांस्टेंट प्रेशर किसी भी सब्सटेंस किया, जो किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करते हो, तो उस समय जो हीट में जो चेंज होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, लेट CP इक्वल्स टू, CP इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, Q अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास P प्रेशर, या फिर CP इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ क्या आ जाएगा प्रेशर। तो एक बात और यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर रहता है, मींस कोई भी सिस्टम, अगर सिस्टम में कोई भी अगर चेंज आइसोबारिक प्रोसेस में होता है जिसमें प्रेशर जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में जो QP है यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हमेशा इक्वल होती है किसके, चेंज इन एंथैल्पी के, डेल्टा H। किसके इक्वल होती है, डेल्टा H के। तो क्या आएगा अपने पास, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट CP इक्वल्स टू डेल्टा H
अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास डेल्टा टी, डेल्टा एच अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अब अपने को डेल्टा एच कैलकुलेट करना हो तो डेल्टा एच इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ये किसके लिए आया, 4 1 मोल के लिए, 4 1 मोल के लिए। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो अगर इफ n number of moles are present, तो अपने पास क्या आएगा डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। और अपन क्या लिख सकते हैं कि डी एच इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। तो ये अपने पास एक एंथैल्पी का फॉर्मूला आ जाता है, एक अपने पास इंटरनल एनर्जी का आ गया चेंज का कि डीई इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। इन फॉर्मूले पे भी सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी अपने पास फॉर्मूले हैं ही न्यूमेरिकल्स के लिए ना। तो ये आपके पास सीपी एंड सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा रिलेशन है, प्रूव करना है अपने को किसके बीच में, सीपी एंड सीवी के बीच में। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, इनके बीच में रिलेशन है कि क्या रिलेशन रहेगा सीपी और सीवी के बीच में। तो वो अपने को देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। देखो अपने पास एक इक्वेशन थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो H इक्वल्स टू अपने पास क्या होता है कि सर E प्लस पीवी। H इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, E प्लस पीवी। H क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं कौन सी क्या क्या है। H अपने पास है एंथैल्पी, E क्या है, E है इंटरनल एनर्जी, P क्या है, P है प्रेशर, और V क्या है, V है वॉल्यूम। H इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, E प्लस पीवी। ओके, अब एक बात बताओ कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन अपने पास ये थी कि दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इफ n इक्वल्स टू 1 मोल, n इक्वल्स टू 1 मोल, देन अपन क्या कहेंगे कि दैट पीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या है, आरटी। पीवी इक्वल्स टू क्या है, आरटी। इस पीवी की वैल्यू को, जो आपके पास ये पीवी की वैल्यू आई है कितनी है, आरटी, इसको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? क्योंकि पीवी और इक्वल्स टू क्या है, आरटी, आरटी इक्वल्स टू क्या है, पीवी। तो यहाँ रख देते हैं इसको। तो यहाँ रखने पर अपने को क्या मिला, दैट एच इक्वल्स टू ई प्लस आरटी, एच इक्वल्स टू ई प्लस आरटी। अब जो ये पूरी इक्वेशन आई है, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट देता हूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूं, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किसके फॉर्म में, किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा मैं इसको कि सर dh अपॉन dt इक्वल्स टू de अपॉन dt
प्लस क्या हो जाएगा आपके पास आर। ये सर आर क्यों हुआ? मैंने कहा यहाँ पे आर टी अपॉन डी टी आता है, तो टी अपॉन डी टी का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा ओनली आर रह जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया आर। अब एक बात बताओ छोटी सी, अभी अपन ने देखा था क्या कि सी वी क्या होता है, तो आपने कहा सर वो सी वी होता है, वो होता है डी अपॉन डी टी, था कि नहीं था? वो क्यू अपॉन डी टी था, क्यू अपॉन क्या था डी टी, यहाँ पे टी कैपिटल है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। क्यू अपॉन क्या था डी टी, मैंने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो क्यू किसके इक्वल हो जाता है कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, और सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाता है कि सर सीपी इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी हो जाता है। सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाता है डी एच अपॉन डी टी, तो मैं इसे डी एच अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख दूं सीपी, इसे डीई अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दूं सीवी, और प्लस में क्या लिख दूं आर, है ना। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगी आर। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को अपन कहते हैं मेयर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहते हैं? मेयर इक्वेशन। और ये रिलेशन आता है किसमें? सीपी और सी दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगी आर रहेगा, या सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस क्या रहेगा आपके पास आर रहेगा। तो अगर ये रिलेशनशिप क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आइए बच्चा आगे चलते हैं। तो अभी अपने पास क्या इक्वेशन आई सर? हमारे पास इक्वेशन आई सीपी माइनस सीवी अपॉन आर, ये हमारे पास इक्वेशन मिलकर, चलो बहुत अच्छी। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं सर? इसे मेयर इक्वेशन कहते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको अपन इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, और इस इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं किससे? इस इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं अपन सीवी से। सीवी से डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड को, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे सीपी अपॉन सीवी माइनस यहाँ पे सीवी अपॉन सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास सी। सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन सीवी। सीवी से सीवी कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या इसको? सीवी से सीवी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आया? अपने पास आया सीपी अपॉन सीवी माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास आर अपॉन सीवी। सीपी अपॉन सीवी माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन क्या आ गया आपके पास सीवी। अब एक बात बताएं आपको कि सीपी अपॉन सीवी का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं गामा। गामा ये होता है पॉइजन कांस्टेंट। हर एक गैस के लिए अलग होगा। अगर आपके पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका गामा अलग होगा। अगर आपके पास कोई डाई एटॉमिक गैस है तो उसका गामा अलग होगा। अगर आपके पास कोई ट्राई एटॉमिक गैस है तो उसका गामा की वैल्यू अलग रहेगी। तो गामा की वैल्यू डिपेंड करती है एटोमिसिटी पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसकी वैल्यू करीबन 1.33 के आसपास होती है। डाई एटॉमिक है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और आपके पास अगर ट्राई एटॉमिक है तो उसके लिए गामा की वैल्यू डिफरेंट होगी, है ना। Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा है, तो आपके पास एक और रिलेशन आ गया दैट गामा माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन Cv। गामा माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन आपके पास क्या आ गया Cv। ये सर कहाँ काम आता है ये वाला रिलेशन? ये वाला रिलेशन आपके पास काम आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला अपन देखते हैं उसके लिए अपन यहाँ पे गामा माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन Cv ये वैल्यू बहुत यूजफुल रहती है। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया सीपी माइनस सीवी से एक रिलेशन आ गया कि आर अपॉन सीवी इक्वल्स टू आपके पास क्या रहता है गामा माइनस 1। आइए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, अगला टॉपिक आने वाला है वो क्या रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके पास प्रोसेस होते हैं
लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लाइक आइसोकोरिक प्रोसेस है, लाइक आइसोबारिक प्रोसेस है। तो इन सब प्रोसेस के लिए जो अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो उन वर्क डन का क्या फॉर्मूला रहेगा? कि जैसे आपके पास आ गया कोई प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। कोई प्रोसेस है जो आइसोबारिक है उसके लिए अलग होगा, कोई आइसोकोरिक है उसके लिए अलग होगा, कोई एडियाबैटिक है उसके लिए क्या रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला अलग होगा। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन क्या कर चुके हैं, पहले अपन कर चुके हैं कि आपके पास वर्क डन हो, एक्सपेंशन वर्क हो, उसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि दैट W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V। अब W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V तो चलो अपन ने मान लिया, हो गया। अब आपको कह दिया कि पहले वॉल्यूम x था, फिर वॉल्यूम 2x हो गया, टेम्परेचर आपके पास 300 केल्विन है, वर्क कैलकुलेट करो। तो उस टाइप के प्रोसेस के लिए या उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला रहता है, वो अपन चेक कर लेते हैं ना। तो हेडिंग क्या रहेगी अपनी, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर, बहुत अच्छे से समझना बच्चे। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ ना कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो लास्ट फॉर्मूला आता है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट फॉर्मूला आएगा वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। बट वो फॉर्मूला आया कैसे, उस चीजों को भी क्या करना होता है कि दिमाग में रखना होता है कि क्या कंसेप्ट लगाया, क्या डेरिवेशन करी जिससे अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला आया, है ना। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कौन सी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है आपके पास, कांस्टेंट। मींस T1 की वैल्यू किसके इक्वल रहती है, T2 के। मींस यूं कह सकते हैं कि डेल्टा टी आपके पास क्या रहता है, जीरो, है ना। ये अपने को पता है डेल्टा टी क्या रहता है, जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखे तो वो क्या था कि सर वो ये था कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चों, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस क्या है, सॉरी क्यू प्लस क्या है, डब्ल्यू। अब डेल्टा टी अगर जीरो है तो डेल्टा ई का भी अपन ने फॉर्मूला बनाया है, वो क्या था, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो डेल्टा ई की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, जीरो। डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या आएगी अपने पास, जीरो। अपन यूं कह सकते हैं दैट क्यू प्लस डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। ये किसके लिए रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या, जीरो। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर दीजिए कि सर ये हमें समझ आया हुआ है पहले भी, आप इससे आगे करवाइए। अब आइए देख लेते हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन का अपने पास एक ही फॉर्मूला है कि W इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, है ना। वर्क डन का जो है वो अपने पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, W इक्वल्स टू माइनस का पी डी वी। ये अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि अपने को एक बात पता है कि अपन इसका करवाते पहले इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से पहले भी अपन ये देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू, चलो इंटीग्रेशन करवा लेते हैं v1 से v2 तक। W इक्वल्स टू माइनस v1 से v2 और आपके पास क्या आ गया, ये pd, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू क्या होता है कि सर pv इक्वल्स टू हमारे पास होता है nRT। pv इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। मैंने कहा प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आएगी बताओ। तो प्रेशर की वैल्यू सर हमारे पास आएगी nRT अपॉन वी। क्या आ गया आपके पास, प्रेशर की वैल्यू nRT अपॉन वी। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू माइनस V1 से आपके पास V2 इंटीग्रेशन करवाएंगे nRT
dV अपॉन क्या आ गया आपके पास V। n क्या होता है कि सर n नंबर ऑफ मोल्स होता है। R क्या होता है कि सर R गैस कांस्टेंट होता है। T क्या होता है कि सर T टेम्परेचर होता है। कौन सा प्रोसेस है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले आते हैं अपन। तो W इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, W इक्वल्स टू माइनस nRT V1 से V2 तक लिमिट और आपके पास इंटीग्रेशन में क्या आया dV अपॉन V। इंटीग्रेशन में क्या आ गया आपके पास dV अपॉन V। अब dV अपॉन V की बात करें तो शायद आपको पता हो कि dV अपॉन V है तो इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग V। क्या रहता है इसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग V। तो क्या आया अपने पास फिर W इक्वल्स टू माइनस nRT नेचुरल लॉग V। V1 से आपके पास क्या आ गया V2। V1 से क्या आ गया V2 या फिर अपन क्या लिखेंगे इसको W इक्वल्स टू माइनस nRT नेचुरल लॉग V2 माइनस आपके पास V1। अब जब लॉग में चीजें माइनस में हो तो किस में लिखी जाती है, डिवाइड में अपन ने इक्विलिब्रियम में सीख रखा है। तो W इक्वल्स टू क्या आया माइनस का nRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन क्या आ गया अपने पास V1। अब एक बात बताओ कि नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 से में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा 2.303 लॉग बेस 10। नेचुरल लॉग क्या आएगा 2.303 लॉग बेस 10। तो W का क्या फॉर्मूला आ जाएगा कि W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 और आपके पास क्या आ गया यहाँ पे V2 अपॉन V। ये वर्क डन आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस कि W इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। कैसे आया ये अपने को पता है कि W का फॉर्मूला क्या होता है माइनस PdV। W इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे V1 से V2 तक तो आपके पास आएगा V1 से V2 PdV। PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT होता है तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा nRT अपॉन वॉल्यूम। तो W इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस nRT dV अपॉन V। V1 से V2 तक लिमिट हो गई है ना। nRT कांस्टेंट है सारा का सारा बाहर आ जाएगा तो क्या रहेगा dV अपॉन V। dV अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है नेचुरल लॉग V। तो नेचुरल लॉग V लिमिट कितनी थी V1 से V2 तक तो क्या आएगा V2 माइनस V1। नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 आ गया अपने पास। नेचुरल लॉग को लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये वर्क डन आ गया किसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब अगर आपको कह दे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप हीट कैलकुलेट करो तो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल्स टू माइनस क्यू है ना। W इक्वल्स टू क्या होता है माइनस क्यू। तो जो भी W का फॉर्मूला है उससे माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा आपके पास हीट आ जाएगी Q इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन क्या आ गया आपके पास V1। ये हीट आ गई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया अपन ने। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दिया है ना। ये तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में था। अब अगर प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखना हो तो वो अपन अब कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रेशर के रेस्पेक्ट में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है तो उसके लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीजें अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।